हेलो बच्चों, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के अंदर आज हम नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। एडवांस के सवालों को अगर देखें तो मेरी ऐसी फीलिंग है कि मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स के जो सवाल हैं वो बाकी चैप्टर्स के मुकाबले काफी ज्यादा आसान होते हैं, तो इसके सवाल तो बड़ा पक्के करके ही जाने चाहिए। जो बाकी चैप्टर्स है बेटा उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का बड़ा लिंक जो होगा वो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा। केमिस्ट्री की बड़ा जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है। एंड अगर आपके पास टाइम हो तो बड़ा सवाल और उस सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज और टाइम स्टैम्प अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर लिख दोगे तो बाकी आगे आने वाले सालों के अंदर जो बच्चे हैं उनके ढूंढना थोड़ा सा ईजी रहेगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, शायद बेटा 2015 का सवाल है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ना वो ऑफ कोर्स बेटा कोई न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू जो ना वो लगातार एनर्जी एमिट करता है। उस एनर्जी को बेटा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर टू ए विलेज यूजेस रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो रेडियोटिव मटेरियल है उसका हाफ लाइफ बड़ा टी है। द अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द बिगिनिंग इज सच दैट टोटल पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज इज 12.5% ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट एट दैट टाइम। ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल पावर जो है बेटा वो जितनी मतलब इलेक्ट्रिकल प्लांट जो जितना बना सकता है उसका सिर्फ और सिर्फ 12.5% ही बेटा अपने गांव को चाहिए। 12.5% कितना हो गया? 1/8 हो गया। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो विलेज की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बेसिकली बेटा आपके पास है ना पी नॉट बाई 8 है ना। और हम जो हमारे पास जो है पावर वो ऑफकोर्स बेटा मेरे पास पी नॉट है। ठीक है। Now, if the plant is able to meet the total power need of the village for maximum period of NT, मतलब कितने समय तक जो पावर प्लांट है वो उस विलेज की क्या कहते हैं बेटा जो पावर रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर पाएगा। जैसे मान लो कि लेट से कि एक्टिविटी जो है ना वो किसी टाइम पर ए है। एक्टिविटी का मतलब क्या है कि कितने आपके न्यूक्लियस टूट रहे हैं पर सेकेंड। ठीक है। लेट से कि एक्टिविटी बेटा आपके पास ए है, उसको अगर मैं डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक तरीके से हमारा पावर है। डेल्टा क्यू क्या है? एक न्यूक्लियस के टूटने पर कितनी एनर्जी निकलती है उसको अगर एक्टिविटी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो बड़ा ऑफ कोर्स कितना पावर जो होगा वो हमारे पास बड़ा आराम से आ जाएगा। मेन बात ये है कि ये डेल्टा क्यू जो है एक न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकल रही है वो तो बड़ा फिक्स है। जैसे जैसे एक्टिविटी चेंज होगी वैसे वैसे ऑफ कोर्स उस पावर प्लांट का जो पावर है वो भी लगातार चेंज होगा। ठीक है। अब हम इस बात को जानते हैं कि एक्टिविटी जो ना वो लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, तो उस पावर प्लांट का जो पावर है वो भी लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। और कभी ना कभी जो पावर होगा ना वो आपका 1/8 हो जाएगा। जब तक 1/8 से ज्यादा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 1/8 से जैसे ही कम हुआ उसके बाद ऑब्वियस बात है कि ना है ना अब पावर प्लांट जो है बड़ा वो अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर उस विलेज को नहीं दे पाएगा। अब तुम कहोगे मैं तो कर लूंगा इस बात को, क्योंकि अगर शुरुआत में अगर पावर लेट से कि पी नोट है तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग के अंदर पावर पी नोट बाई 2 हो जाएगा उस पावर प्लांट का एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है ना, एक हाफ लाइफ के बाद, सॉरी। फिर पी नोट बाई 2 का बेटा ऑफ कोर्स पी नोट बाई 4 हो जाएगा एक हाफ लाइफ के अंदर। फिर अगेन बेटा पी नोट बाई 8 हो जाएगा एक हाफ लाइफ के अंदर। बस इस 3 हाफ लाइफ तक ही बेटा आपको जाना है। उसके बाद में बेटा ऑफ कोर्स पावर और कम हो जाएगा और बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम है इट शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द टाइम पीरियड। सो एन की वैल्यू कम्स आउट टू बी 3। ठीक है। बाकी बेटा ठीक है, अच्छा फॉर्मूले से भी कह सकता है। वो कह सकता है कि सर हम एक्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि इनिशियल एक्टिविटी अपॉन 2 रेज टू पावर एन, एन को हम लिख सकते हैं टी अपॉन टी हाफ। उसी तरह से हम पावर के भी कह सकते हैं कि पावर एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P इज इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर टी अपॉन टी हाफ। कितना पावर चाहिए बच्चे बोलेंगे मुझे पी नॉट अपॉन 8 चाहिए। हमारे पास आ गया 2 रेज टू पावर टी अपॉन टी शुड बी इक्वल टू 8, 8 इज ऑफ कोर्स 2 रेज टू पावर 3। सो टी कम्स आउट टू बेटा कंपेयर किया पावर्स को तो दैट कम्स आउट टू बी 3t। तो प्रॉपर सॉल्यूशन लिखने के लिए बेटा ऑफ कोर्स ये और इंट्यूटिवली बेटा ऑफ कोर्स अपने बड़ा आराम से इस बात को सोच लिया था, है ना। आगे चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल बेटा, है ना। ये शायद बेटा जी एडवांस 2016 का सवाल है और बिल्कुल 15 वाले सवाल जैसा सही है, बिल्कुल रिपीट ही है। An accident in a nuclear laboratory resulted in deposition of a certain amount of radioactive material of half life 18 days inside the laboratory। मेरे पास मेरा कोई लेबोरेटरी है और उसके अंदर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है और उस न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण कोई ना कोई रेडिएशंस निकल रही है और उन रेडिएशंस का हाफ लाइफ जो है ना वो 18 डेज है। टेस्ट रिवील दैट रेडिएशन वाज 64 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लेवल रिक्वायर्ड फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ लेबोरेटरी। मतलब अगर
लेबोरेटरी में इस टाइम पर अगर एक्टिविटी अगर ए नॉट है ना, तो वो ए नॉट के एक्टिविटी के अंदर अगर मान लो कि ह्यूमन बीइंग अगर कोई आएगा तो उस पर उतने भयंकर तरीके से रेडिएशंस गिरेंगे कि उस इंसान को बेटा कैंसर भी हो सकती है, उसको बेटा स्किन डिजीज भी हो सकती है, उसको बहुत दिक्कतें आ सकती है। अंदर लेबोरेटरी के मैं काम कर पाऊं वो तभी पॉसिबल है जब ये एक्टिविटी घटते घटते ए नॉट अपॉन 64 हो जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल बोल रहा है बेटा, ठीक है। अब मुझसे क्या बोल रखे हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच द लेबोरेटरी कैन बी कंसिडर्ड सेफ फॉर यूज। कितने दिनों बाद बेटा ये सेफ हो जाएगी यूज करने के लिए। आप बेटा फॉर्मूला यूज कर लो। हमारे पास किसी भी टाइम पर एक्टिविटी का फॉर्मूला है ए नॉट अपॉन बेटा 2 रेज टू पावर एन, दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन बेटा 64। 2 रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू 64, बेटा एन कम्स आउट टू बी 6। इसके बाद 6 हाफ लाइव्स आपके पास आ चुकी है बेटा। हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, इस बेटा 6 को आप लिख सकते हो कितना टोटल टाइम है अपॉन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज बेटा ऑफ कोर्स 18 डेज, सो टाइम कम्स आउट टू बी 16 इंटू 8, बेटा कितना आ गया, आई थिंक 108 डेज। 108 दिन बाद बेटा आपकी ये सेफ हो जाएगी यूज करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल बेटा, एक रेडियोएक्टिव डिके है, चेन रिएक्शन है बेटा, जिसमें थोरियम जो है वो लेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एन अल्फा और एन बीटा, द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा माइनस पार्टिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। कितने अल्फा पार्टिकल्स निकले और कितने बीटा पार्टिकल्स निकले, बेटा ये सवाल पूछा है, बहुत बार पूछा है बेटा इस तरह का सवाल। सिर्फ और सिर्फ बेटा मास और चार्ज आपको बैलेंस करना, आंसर आ जाएगा। थोरियम इज कन्वर्टिंग इनटू लेड, बेटा साथ में अल्फा पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं। कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं बेटा मुझे पता नहीं है, वो मुझे निकालना है, मैंने उसको एन अल्फा लिख दिया। इस तरह बीटा पार्टिकल, बेटा बीटा माइनस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है। -1 E0 बेटा, ऑफ कोर्स -1 E उसका चार्ज है बेटा, 0 उसका मास है, उसका बेटा नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो एन बीटा है। अगर मैं चार्ज को बैलेंस करूं तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं क्या, 90 शुड बी इक्वल टू 82 प्लस एन अल्फा टाइम्स 2, तो बेटा एन अल्फा इंटू 2 प्लस एन बीटा टाइम्स -1। बेटा ये मेरे पास इधर आ गया, तो मेरे पास आ गया 8 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एन अल्फा माइनस एन बीटा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ऐसी इक्वेशन बेटा ऑफ कोर्स मास के लिए आएगी। बेटा मेरे पास आएगा 232 मास है, इट शुड बी इक्वल टू इधर बेटा कितना 212 प्लस 4 टाइम्स एन अल्फा प्लस बेटा ऑफ कोर्स 0। बेटा इधर गया, मेरे पास आ गया 20 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एन अल्फा। एन अल्फा की बेटा वैल्यू कितनी आ गई है 5, तो अल्फा पार्टिकल कितने निकल रहे हैं 5 निकल रहे हैं। बेटा 5 कहां पर रखा है, ये 10 आ गया बेटा, उधर गया बेटा एन बीटा मेरे ख्याल से 2 आ गया होगा। एन बीटा 2 आ गया, एन अल्फा 5 आ गया। मोर देन करेक्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ए और सी आपके राइट आंसर्स हैं। In a radioactive sample, beta potassium nuclei decays into calcium with a decay constant of 4.5 into 10 raised to power minus 10 and into stable beta arsenic है क्या बोलते हैं इसको, with decay constant बेटा दिस, बेटा इसको मैं एक बार के लिए lambda 1 लिख रहा हूँ, बेटा इसको मैं lambda 2 लिख रहा हूँ, बेटा ये decay constants है, ठीक है। Given that in the sample all the stable calcium and beta arsenic nuclei are produced by the potassium nuclei, कितने टाइम बाद if the ratio of sum of the stable calcium and arsenic nuclei to the radioactive potassium is 99। ठीक है बेटा, इन दोनों का जो सम है बेटा, उसका जो रेशियो है वो उस टाइम पर पोटेशियम के मुकाबले 99 टाइम्स है। मतलब बेटा अगर मान लो कि पोटेशियम का एक न्यूक्लियर बचा है तो इन दोनों की मिला के 99 बचे हैं। तो इसका मतलब शुरुआत में पोटेशियम के 100 रहे होंगे ना। करते बेटा, पोटेशियम कैल्शियम के अंदर भी टूट रहा है और बड़ा आर्सेनिक के अंदर भी टूट रहा है। लैम्डा कांस्टेंट लैम्डा 1, सॉरी डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 और मेरे पास लैम्डा 2 है। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि लेट से पोटेशियम के अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है तो दिस dn बाई dt इज इक्वल्स टू, ये जो टूटने की रेट है बड़ा इट इज ऑफ कोर्स माइनस लैम्डा 1 इनटू n। ये जो टूटने की रेट है बड़ा दैट इज ऑफ कोर्स माइनस लैम्डा 2n। ये टोटल बेटा मेरे पास टूटने की रेट आ गई, मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इनटू n। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बड़ा सॉल्यूशन तो उनको पहले से पता ही है। हम इस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 को लेट से बड़ा लैम्डा इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो हम किसी भी टाइम पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आएंगे वो आएंगे एन नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू टी। ठीक है, किसी भी टाइम पर बेटा ए के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो इस तरह से होंगे। अब ध्यान से सुनना, ये जो पोटेशियम है बेटा ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कैल्शियम
और आर्सेनिक के अंदर। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि कितने टाइम पश्चात, कितने टाइम बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ कैल्शियम एंड आर्सेनिक, कैल्शियम और आर्सेनिक के जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उनका जो सम होगा टू द रेडियो एक्टिव पोटेशियम न्यूक्लियाई इज 99। वो पोटेशियम के जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है उसके मुकाबले 99 टाइम्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 99 है, तो इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि इसके शुरुआत में 100 रहे होंगे, इसका शुरुआत में 0 रहा होगा, है ना? फिर इसके 99 डिके होके कुछ ये बन गए, कुछ ये बन गए। हम ये भी निकाल सकते हैं इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, बट दैट्स नॉट द मैटर। मैटर वो थोड़ी बेटा, किस्सा कुछ और है। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि कितने टाइम बाद ऐसा होगा। बच्चा बोलेगा कि सर शुरुआत में अगर 100 पार्टिकल्स थे और अब अगर मान लो कि एक पार्टिकल है, या फिर ऐसे कह दें कि शुरुआत में लेट्स से कि n नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल थे और अब n नॉट बाई 100 नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो सिर्फ फॉर्मूला मेरे पास क्लियर है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। बट बिल्कुल सही बात है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास जो है पोटेशियम की बड़ा हुआ n नॉट बाई 100, शुरुआत में थे n नॉट इंटू ई रेस टू पावर बड़ा माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू टी, n नॉट से n नॉट कैंसिल, बड़ा मेरे पास आ गया बड़े आराम से ई रेस टू पावर लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू टी इज इक्वल्स टू बड़ा 100, बड़ा दैट इज इक्वल्स टू बड़ा लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू टी इज इक्वल्स टू बड़ा 2 टाइम्स ln 10 लिख दूं बेटा, ठीक है ना? बड़ा हल्की सी मैथ्स लगाइए। ln 10 की बड़ा वैल्यू 2.3 रखिए, तो मेरे पास आ गया लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू टी इज इक्वल्स टू बड़ा ऑफ कोर्स 4.6। टाइम की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई है 4.6 अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट। बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट कितना दे रखा है? लैम्डा इक्विवेलेंट बेटा ऑफ कोर्स इन दोनों का सम दे रखा है कितना? 5 इंटू 10 रेस टू पावर -10 पर ईयर। ठीक है, बड़ा जैसे बड़ा ये ऊपर गया, आई थिंक बड़ा मेरे पास आ गया 46 अपॉन 5 इंटू 10 रेस टू पावर 9। बड़ा 46 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? आई थिंक 9.2 हो जाएगा। 9.2 इंटू 10 रेस टू पावर 9 ईयर्स। बड़ा यूनिट ईयर्स में क्यों नहीं पता ना, वो बड़ा जो लेमडा था ना उसकी यूनिट ऑफ कोर्स ईयर्स में थी। सो आंसर शुड बी बड़ा व्हाट 9.2 इंटू 10 रेस टू पावर 9 ईयर्स। बड़ा आंसर शुड बी। अगला सवाल करते हैं। काफी बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, खूब सारी बातें बड़ा सीखने वाली है, सीखते हैं। सपोज रेडियम न्यूक्लियस है, वो रेस्ट पे है, ग्राउंड स्टेट पे है, अंडरगोज अल्फा डिके जिसमें से बड़ा एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, और ये बड़ा कौन सा एलिमेंट होता है? रेडोन होता है, और रेडोन निकल गया। ठीक है, न्यूक्लियस इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। ये जो रेडोन निकला है ये अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर निकला है, कोई दिक्कत नहीं। एक्साइटेड स्टेट से बड़ा वापस से ग्राउंड स्टेट पे आएगा न्यूक्लियस, तो हो सकता है कि वो अपने अंदर से कोई ना कोई फोटोन वगैरह भी निकाले, और हो सकता है कि उसी के बारे में कोई ना कोई बात अपन से सवाल के अंदर पूछ भी रखी हो। The kinetic energy of the emitted alpha particle is found to be this much, but alpha particle के पास जो kinetic energy है ना वो मुझे दे रखी है 4.444 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। जो रेडोन न्यूक्लियस है वो अपने ग्राउंड स्टेट पे आता है। जब बड़ा ग्राउंड स्टेट पे आता है तब वो कितनी एनर्जी का फोटोन निकालता है, मुझसे ये पूछा। जो फोटोन है ना उसके पास कितनी एनर्जी, मुझसे ये पूछिए। ठीक है, देखो यार, पहली बात तो ना इस पूरे के पूरे रिएक्शन में कुछ ना कुछ क्यू वैल्यू होगी, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्यू वैल्यू कैसे आएगी? मास डिफेक्ट से आएगी। मास डिफेक्ट विल बी बट ऑफ कोर्स मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट दैट इज मास ऑफ हीलियम माइनस बड़ा प्लस मास ऑफ रेडॉन। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। देखते हैं बेटा क्या क्या मास दे रखी है। नहीं आसानी है बेटा, वैल्यूज बहुत ही आसान आसान दे रखी है, एग्जैक्टली 4 दे रखी है। 226 ये हो गए बेटा, 226.005 ये हो गए, तो मेरे पास ये आ गया 005 AMU। क्यू वैल्यू बेटा निकालना आसान है, दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दैट इज 0.005 इंटू बड़ा कितना 931। बड़ा मल्टीप्लाई करना एक बार, मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लूँ। 931 इंटू 0.005, फिर तो आसानी था। 4.655 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की टोटल एनर्जी है। अब ये ले जाने वाले 3 जने हैं, ये ले जाने वाले 3 जने हैं। इस क्यू वैल्यू को ले जाने वाला कौन है बेटा? एक तो ऑफ कोर्स है ना आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी, बेटा बाद में जो रेडोन है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी, प्लस लास्ट में बेटा जो आपका फोटोन है ना वो भी कोई ना कोई एनर्जी लेकर गया होगा, तो बड़ा एनर्जी ऑफ फोटोन मुझे ये निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है मुझे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडोन निकालनी है। ये बहुत ही आसान है, मोमेंटम कंजर्वेशन से बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
इनिशियल मोमेंटम 0 था, बाद का बेटा फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, तो जितना मोमेंटम बेटा लेफ्ट में उतना मोमेंटम राइट में। कई बच्चों को कैलकुलेशन याद रहती है, इसका मोमेंटम बड़े आराम से मैं लिख सकता हूं, रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। इसका मोमेंटम मैं बड़े आराम से लिखता हूं 2 टाइम्स मास ऑफ रेडॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन। फाइनल मोमेंटम बेटा 0 होने के लिए लेफ्ट का मोमेंटम बराबर राइट का मोमेंटम, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ऐसा आएगा, मास ऑफ अल्फा इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू बेटा मास ऑफ रेडॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मास ऑफ अल्फा बेटा वो 4 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बेटा वो 4.444 है, मैंने बेटा वैल्यूज गलत तो नहीं लिखी ना, अपॉन बेटा मास ऑफ रेडॉन, बेटा मास ऑफ रेडॉन ऑफ कोर्स 222, ठीक है बेटा। यहां से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन बड़े आराम से आ जाएगी बेटा, कितनी 4 इंटू 4.444 दिस डिवाइडेड बाई 222, बेटा ये मेरे ख्याल से आई है 0.0800 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। थोड़ा बन गया अपना काम। तो हमारे पास जो नेट क्यू वैल्यू है वो मेरे पास बड़े आराम से आई थी बेटा, कितनी 4.655 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटा हमें सवाल के अंदर पहले से ही दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटा, कितनी दे रखी थी अपन को 4.444। बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन बेटा कितनी रखी है 0.0800 बेटा, बाकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉरी बेटा बाकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन जो गामा पार्टिकल हमारे पास निकला है, ठीक है बेटा। इनको इधर लेके बेटा माइनस कर दो, बेटा माइनस करना जरा 4.655 माइनस 4.444 माइनस 0.0800 बेटा मेरे ख्याल से ये एनर्जी ऑफ गामा पार्टिकल या एनर्जी ऑफ फोटोन मेरे पास आ गया 0.131 मेगा इलेक्ट्रो। ठीक है बेटा, मुझसे सवाल किलो इलेक्ट्रोवोल्ट में पूछा तो बेटा 3 जीरो इधर ले आता हूं, तो दैट कम्स आउट 131 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। सो आंसर शुड बी बेटा व्हाट 131, ठीक है। कैलकुलेशन बेटा ठीक है, मैं कैलकुलेटर से किया, आप लोग बेटा कैलकुलेशन अपने हाथों से करें ना। एक हेवी न्यूक्लियस है क्यू जिसकी बेटा हाफ लाइफ 20 मिनट दे रखी है, अंडरगोज अल्फा डिके भी हो रहा है बेटा, उसका बीटा डिके भी हो रहा है। 60% प्रोबेबिलिटी अल्फा डिके की है और बेटा 40% प्रोबेबिलिटी बीटा डिके की है। तो मान लो कि लेट्स से कि ना जो क्यू है वो 100 टूटे, तो 100 में से 40 तो बेटा ऑफ कोर्स बीटा माइनस के हिसाब से टूटेंगे और 60 आपके अल्फा डिके के हिसाब से टूटेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियली द नंबर ऑफ क्यू इज 1000 बेटा, क्यू के शुरुआत में 1000 आपके पास न्यूक्लियाई थे। द नंबर ऑफ अल्फा डिके ऑफ क्यू इन द फर्स्ट 1 आवर, पहले 1 घंटे के अंदर कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे मुझसे पूछे, ठीक है, निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये पता करो कि 1 घंटे के अंदर कितना क्यू टूटेगा, है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। तो आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हो कि शुरुआत में अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर 1000 थे, तो किसी भी टाइम बाद बेटा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो होंगे एन नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर एन या बेटा टी अपॉन टी हाफ, दैट इज 1000 अपॉन 2 रेज टू पावर, बेटा कितना टाइम हो गया 1 आवर हो गया ना, 1 आवर मींस बेटा कितना 60 मिनट्स, टी हाफ बेटा कितना रखा है 20 मिनट्स। आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट विद 1000 डिवाइड बाय 8, आई थिंक 125। इसका मतलब अब मेरे पास क्यू के 125 पार्टिकल्स बचे। शुरुआत में कितने थे 1000, शुरुआत में आपके पास 1000 थे, अब आपके पास 125 बचे हैं, तो आपके बेटा कुल मिलाकर कितने टूट गए, आप बोलोगे सर 875 पार्टिकल्स टूट गए। वो जो 875 पार्टिकल टूटे ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60% पार्टिकल ही अल्फा डिके से टूटे। तो इस 875 के 60% बेटा, 60% मतलब 0.6 है ना, इतने पार्टिकल बेटा अल्फा डिके से टूटे, और जितने अल्फा डिके हुए हैं बेटा उतने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे। तो अल्फा पार्टिकल जो निकले उनकी संख्या कितनी होगी 875 इंटू 60%, तो बेटा आंसर कितना आ गया 875 इंटू 0.6, आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 525। तो 525 जो है इट इज द नंबर ऑफ द अल्फा डिके। बीटा डी के बेटा कितने हुए या बीटा माइनस पार्टिकल कितना निकला, अगर वो पूछा होता तो इसी 875 को हम 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। चलो बच्चों अगला सवाल करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, एंड सवाल इतना अच्छा है कि ना इसमें किसी बच्चे की मान लो कि अगर थ्योरी में अगर कुछ हल्के फुल्के अगर लूप होल्स हैं तो इस सवालों को करके बड़े आराम से उसके बेटा थ्योरी के लूप होल्स भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है।
एक न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है एंड रेस्ट पे है, बड़ा इनिशियली रेस्ट पे, मोमेंटम जीरो है इसका, अंडरगोज फिशन, बड़ा टूटता है पी के अंदर और क्यू के अंदर। पी और क्यू जो है बट ऑफ कोर्स वो लाइटर न्यूक्लियाई है, फिजन के अंदर हैवियर इज ऑलवेज कन्वर्टिंग इनटू द लाइटर वन, वी नो इट वेरी वेल। डेल्टा जो है वो बड़ा मास ऑफ एन माइनस मास ऑफ पी एंड क्यू बता रखा है। तो जो डेल्टा है ना, जिसको बड़ा मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, इसी को तो बड़ा हम क्या नाम देते हैं, मास डिफेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। EP एंड EQ आर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ P एंड Q। बेटा इसके पास काइनेटिक एनर्जी EP है, बेटा इसके पास काइनेटिक एनर्जी EQ है। मैं काइनेटिक एनर्जी को बेटा K से रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन बेटा यहाँ पर तो उन्होंने ई में दे रखा, तो मैंने ई में लिख दिया। ठीक है, बेटा VP और VQ जो है बेटा इनकी वेलोसिटीज है। ठीक है, C बेटा स्पीड ऑफ लाइट है। चार ऑप्शन बेटा बता रखे हैं, कौन से सही बेटा मुझसे ये पूछ रखे हैं। ऑप्शंस में बेटा देख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ P और Q जो है ना उसकी वैल्यूज पूछ रखी है। वेलोसिटीज जो बेटा उनका रेशियो वगैरह पूछ रखा है। चार ऑप्शन बेटा मैंने पढ़ लिए कि मेरे से क्या डिमांड की जा रही है। हम समझ गए कि वो सिर्फ उस बेटा जानना चाहता है कि एनर्जीज कैसे कैसे होंगी। तो सबसे पहले बेटा हमें इस बात का पता है कि मास डिफेक्ट अगर पता है तो क्यू वैल्यू निकालना आसान है। क्यू वैल्यू इज ऑफ कोर्स बेटा मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट बेटा मेरे पास है डेल्टा, तो डेल्टा इंटू सी स्क्वायर मेरा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर बेटा मेरा क्यू वैल्यू है। ये क्यू वैल्यू कौन कौन यूज करेगा, तो आप बोलोगे सर ये क्यू वैल्यू ना ऑफ कोर्स पी के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूज करेगी, क्यू के पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो भी क्यू वैल्यू से ही आएगी, और साथ ही साथ मान लो गामा रे वगैरह निकला, गामा फोटोन वगैरह निकला, तो वो यूज करेगा। गामा फोटोन तो बड़ा यहाँ पर है नहीं, तो ऑफ कोर्स ईपी प्लस EQ शुड बी क्यू वैल्यू, दैट इज डेल्टा इंटू सी स्क्वायर। बेटा सबसे पहला ऑप्शन तो यही है, तो ये तो आंसर आ गया। अब मुझसे ना ईपी की वैल्यू अलग से पूछेगी, बताओ कितनी होगी, निकाल लेंगे। पहली इक्वेशन तो मेरे पास ये रही कि ईपी प्लस EQ इज इक्वल टू डेल्टा इंटू सी स्क्वायर। मुझे कम से कम एक इक्वेशन और चाहिए। बच्चा बोलेगा सर पहली इक्वेशन अगर मेरे पास एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हो गई है, तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास मोमेंटम कंजर्वेशन की आएगी। इसके पास लेफ्ट में बड़ा कुछ ना कुछ मोमेंटम है, दैट इज ऑफ कोर्स रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ पी इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी। इसके पास बड़ा राइट में कुछ ना कुछ मोमेंटम है, दैट इज रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ क्यू इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू। दोनों का जो मोमेंटम है बेटा मैग्नीट्यूड के अंदर सेम आना चाहिए। भाई इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो था, तो एक के पास बेटा जितना मोमेंटम लेफ्ट में है, दूसरे के पास उतना मोमेंटम राइट में है कि नहीं। इस दूसरी इक्वेशन से बेटा मैं अगर मैं रूट से रूट कैंसिल कर दूं, बेटा मास से मास, सॉरी 2 से 2 कैंसिल कर दूं, तो मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन आ रही है वो इस तरह से आ रही है कि एनर्जी ऑफ पी अपॉन एनर्जी ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू मास ऑफ क्यू अपॉन मास ऑफ पी। एज यू कैन सी दैट कि बेटा एनर्जीज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगेन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, वो तो ठीक है, मैं तो सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज बेटा मैंने आपको क्लास के अंदर सारी की सारी डिटेल पहले से बता रखी है कि सारा का सारा एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मासेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इन दो इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, मेरे पास बड़े आराम से ईपी की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ऊपर एम क्यू आ जाएगा, एम क्यू अपॉन एम पी प्लस एम क्यू इंटू डेल्टा सी स्क्वायर। ये मेरे पास बेटा ऑफ कोर्स एनर्जी ऑफ पी आएगी। क्या बेटा एनर्जी ऑफ पी का ये वाला एक्सप्रेशन सही है क्या, नहीं बेटा बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अगर एम क्यू होता तो इट वुड हैव बीन करेक्ट। सी ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन तो साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल सही है ना। मोमेंटम अगर जीरो है तो इसका मोमेंटम बेटा जितना लेफ्ट में इतना मोमेंटम इसका राइट में, तो एम पी इंटू वीपी शुड बी इक्वल टू एम क्यू इंटू वी क्यू। तो एम पी इंटू वीपी शुड बी इक्वल टू एम क्यू इंटू वी क्यू। लास्ट बेटा क्या पूछ रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ पी एज वेल एज क्यू। चाहे पी वाला पार्टिकल हो चाहे क्यू वाला पार्टिकल हो, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो उसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो बेटा ठीक है, ये मैंने ईपी निकाल रखा है बेटा, उसको पुट कर दो बेटा, पुट करते बेटा हमारे पास बेटा आराम से वैल्यू आ जाएगी। तो अगर बेटा मुझसे मोमेंटम पूछा गया है कि चाहे पी का निकाल दो चाहे क्यू का निकाल दो, बेटा क्या आएगा, रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ पी इंटू एनर्जी ऑफ क्यू। एनर्जी ऑफ पी, एनर्जी ऑफ पी बेटा अपने निकाली है अभी भी बेटा, कितनी निकाली है, मास ऑफ क्यू अपॉन बेटा व्हाट, मास ऑफ पी प्लस मास ऑफ क्यू इनटू डेल्टा सी स्क्वायर। ये जो बेटा एम पी एम क्यू अपॉन एम पी प्लस एक्यू, इसको बेटा म्यू लिख रखा है, रिड्यूस मास भी कह सकते हैं इसे। तो मेरे पास ये बड़े आराम से कन्वर्ट हो गया रूट ऑफ 2 टाइम्स रिड्यूस्ड मास इंटू डेल्टा इंटू सी स्क्वायर। मैं इसको बड़ा आराम से लिखता हूँ, रूट ऑफ 2 टाइम्स म्यू इंटू डेल्टा। बेटा इस सी को अगर चाहो तो बेटा आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, तो मेरे पास रूट ऑफ 2 म्यू डेल्टा इंटू सी। तो बेटा डी ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। बेटा ए पहले से सही है, बी बेटा गलत था, सी आपका इससे सही।
दिस इज द मोमेंटम ऑफ P एज वेल एज दिस इज द मोमेंटम ऑफ Q, दोनों का मोमेंटम तो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है ना। आगे चलते हैं बच्चों, एक और सवाल, अगेन बेटा बढ़िया सवाल, बहुत ही बेसिक वाला सवाल है बेटा, ठीक है। एक अच्छा सवाल है ना बेटा, मैं बिल्कुल बेसिक से बेटा सारी जरूरत है इसमें सोचनी पड़ेगी। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसा बोल रहे हैं। पिछले वाले सवाल के अंदर एनर्जी लिबरेट हो रही थी, और वो एनर्जी जो लिबरेट हो रही थी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है ना लोग बाग यूज कर रहे थे। उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा, उसमें क्यू वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है, और जो वैल्यू आती है बेटा काइनेटिक, जो हमारे पास क्यू वैल्यू आती है वो लोग यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जीज के अंदर। टोटली फेयर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पर मेरे ख्याल से हम काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, और जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है बेटा वो एनर्जी यूज होगी, है ना, क्योंकि लगता है कि जो रिएक्शन है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये बेटा मेरे पास रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हीलियम जो है बेटा वो आपका अल्फा बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बेटा को आइसोटोप बना रहे हैं लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर, ठीक। बेटा इनके जो अज्यूम दैट N17 इज एट रेस्ट, बेटा ये जो 17 एन नाइट्रोजन बेटा ये तो आपका रेस्ट पे है, अल्फा पार्टिकल बेटा अपने कोने को काइनेटिक एनर्जी देकर आपने भेज रखा है, मासेस बेटा सबके आपको दे रखे हैं, और मुझसे पूछ रखा है बताओ कितनी कितनी आपको एनर्जी देनी पड़े। तो चलिए बेटा सबसे पहले तो क्यू वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2He4 के साथ हमने इसको बम्बार्ड किया बेटा अपने N716 पे। बेटा सबसे पहले बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी बेटा 9, बेटा 9 बेटा मेरे ख्याल से फ्लोरीन के लिए होता होगा शायद, है ना। और फिर बेटा ये टूट कर बेटा वापस से 1H1 प्लस 8O19 बने, ठीक है। यहां से आता बेटा जो मेरे पास रिएक्शन है, अगर बेटा मुझे क्यू वैल्यू निकालनी बेटा, पहले मुझे मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, दैट इज बेटा मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन बेटा माइनस बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस बेटा मास ऑफ ऑक्सीजन। बेटा मेरे पास ये डेल्टा एम है, दिस डेल्टा एम इज इक्वल्स टू बेटा मास ऑफ इन बेटा एक बार सारे के सारे बेटा मासेस लिखना जरा। इसका बेटा कितना हीलियम का बेटा कितना दे रखा है 4.003, नाइट्रोजन का बेटा कितना 16.006, में से माइनस करना है बेटा हाइड्रोजन का कितना 1.008, प्लस बेटा ऑक्सीजन का कितना 19.003, बेटा ये तो 16 और 4 बेटा 20.009, माइनस बेटा ये 20.01, ठीक लिखा ना। हम बेटा माइनस किया आई थिंक 0.002 AM। मास डिफेक्ट बेटा नेगेटिव आया, क्योंकि हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेटा डेल्टा क्यू जो होगा ना वो नेगेटिव आएगा, तो मास डिफेक्ट में नेगेटिव आना चाहिए। क्यू वैल्यू कितनी आएगी बेटा, क्यू वैल्यू आएगी 0.002 इंटू बेटा ऑफ कोर्स 930, ठीक है ना। आई थिंक बेटा दैट इज 93 इंटू बेटा 0.02, आई थिंक बेटा कितनी आएगी बेटा 93 6186, बेटा आई थिंक दैट इज 1.86 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट, 1.86 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट बेटा ऑफ कोर्स, है ना। ये मेरे पास माइनस था बेटा, माइनस मेरे पास ये क्यू वैल्यू आ गई, ठीक है। मेरे पास बेटा ये 1.86 की क्यू वैल्यू नेगेटिव के अंदर आई। अब कोई बच्चा क्या सोचेगा सर एक काम करो, इस हीलियम को ना 1.86 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी दे दो। अगर मैंने इसको 1.86 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की अगर एनर्जी दे दी, तो ये सारी की सारी एनर्जी जो है ना वो रिक्वायर्ड, भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब मुझे 1.86 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो बच्चा क्या सोचेगा कि सर उस अल्फा पार्टिकल को 1.86 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दे दो, तो वो बड़े आराम से है ना रिएक्शन करा देगी। ये सही नहीं है। आधी बात आपकी सही है कि आपका अल्फा पार्टिकल एनर्जी लेकर आएगा, और वो एनर्जी जो होगी ना, वो अगर मान लो कि वो अगर एनर्जी जो होगी ना वो अगर 1.86 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी अगर दे देगा तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ये इतनी बात सही है।
लेकिन वो जो आपका काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है अल्फा पार्टिकल, अगर वो 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर आता है तो वो सारी की सारी 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे नहीं सकता, क्योंकि मोमेंटम में तो कंजर्व करना है। और कोई पार्टिकल आता हुआ अगर नाइट्रोजन जो रेस्ट पे है अगर उससे टकराता है तो ऑब्वियस बात है कि फाइनली भी कुछ ना कुछ मोमेंटम तो रहेगा, और फाइनली इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम तो सेम होना चाहिए। और ऐसे केस के अंदर सारी की सारी जो एनर्जी है ना बेटा वो ट्रांसफर नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जैसे रिएक्शन होगी तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जब कंजर्व करेंगे तो फाइनली जो अरेंजमेंट बन रहा है वो तो मूव कर रहा है, और अगर मूव कर रहा है तो उसके पास तो कुछ कुछ एनर्जी है। ऐसे तो है नहीं कि अल्फा पार्टिकल आया नाइट्रोजन से टकराया और रुक गए, और अगर रुक गए तो सारी की सारी एनर्जी जो थी 1.86 जरूरत थी और वही 1.86 हमारा आंसर आ गया। ऐसे थोड़ी होगा यार। लेकिन जैसे हमारा अल्फा पार्टिकल आकर उस नाइट्रोजन से टकराएगा, दोनों साथ मूव भी तो करेंगे, तो इसका मतलब उसने अपनी सारी की सारी एनर्जी इसको यूज नहीं की। इसका मतलब अगर मुझे 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी चाहिए तो मुझे अल्फा पार्टिकल को 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो वो जो एनर्जी लूज करेगा वो 1.86 कर देगा। कर सकता है, किस केस में कर सकता है सुनते हैं बेटा। जैसे मैंने आपको बड़ा अभी रिएक्शन बताया कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है 2He4 ये आता है, टकराता है बेटा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ 7n16 के साथ, और बीच में बेटा वो 9f20 बनाता है। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये जैसे बेटा बनाएगा है ना, इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास बड़ा कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये बड़ा आपका रेस्ट पे है, और ये दोनों मिलकर बड़ा बड़ा अरेंजमेंट इस तरह से बना लेंगे। दोनों आते हैं और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं। ये बड़ा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इस तरह से करते हैं। अब आराम से बड़ा मेरी पूरी की पूरी कैलकुलेशन अच्छे से एक बार सुन लेना। अगर बेटा मैं एक काम करूं, रफली बेटा मैं ऐसे मान लेता हूं कि इसका मास m है तो बेटा इसका मास 4m है ना। इसका मास बेटा अगर m है तो इसका मास बेटा 4m है। इसका मास बेटा ऑफ कोर्स क्या बन जाएगा 5m। ये v स्पीड से आया तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज बेटा ऑफ कोर्स हाफ एम वी स्क्वायर। आराम सुनना, इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो। मोमेंटम अगर कंजर्व करूंगा तो बेटा ऑफ कोर्स इसके पास बेटा स्पीड कितनी आएगी v/5। इसका मोमेंटम बेटा mv, इसका जीरो, इसका 5m इंटू वी डैश, बेटा वी डैश के लिए मेरे पास आ गई v/5। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा मेरे पास वो कितनी आएगी बेटा, मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 5m इंटू बेटा वी स्क्वायर अपॉन 25। आई थिंक दैट इज हाफ इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन 5। आई थिंक बेटा ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 1/5 आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा अगर k थी तो अब काइनेटिक एनर्जी k/5 है। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ 4k/5 एनर्जी ही बेटा आप इस रिएक्शन में लूज कर सकते हो। समझो इस बात को। तो इसका मतलब एनर्जी जो लॉस्ट है वो k नहीं है। इस रिएक्शन में जो एनर्जी लॉस्ट है बेटा वो 4k/5 है। आपके पास k थी, मोमेंटम कंजर्व करने के चक्कर में लास्ट में k/5 तो रहनी ही चाहिए। आप मैक्सिमम कितनी एनर्जी लूज कर सकते हो, 4k/5 एनर्जी लूज कर सकते हो। और ये जो एनर्जी आप लूज कर रहे हो यही आपके उस एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी बैलेंस है वो प्रोवाइड कराएगी। एंड वो कितना है बड़ा, मेरे ख्याल से वो आपके पास है 1.86 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इतनी एनर्जी मुझे चाहिए, माइनस में थी ना, इतना चाहिए आपको देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी लॉस आपके पास यहां पर काम आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा आपके पास जो होनी चाहिए दैट इज 1.86 इंटू 5 अपॉन बेटा 4। बेटा जरा मल्टीप्लाई करना, 1.86 डिवाइडेड बाय बेटा 4 इंटू बेटा 5। आई थिंक बेटा दिस इज 2.325 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, या बेटा 2.33, या बेटा 2.32 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। बेटा डेसिमल में ना 2 डिजिट तक ही बेटा आंसर लिखना था, इसलिए बेटा दोनों आंसर ही आपके एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। आई रियली होप बेटा तुम पूरा फंडा समझ गए। और बेटा फंडा भाई बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर डेल्टा क्यू जो है ना वो -1.86 आ गया तो सर 1.86 दे दो। हाँ 1.86 दे तो देंगे, लेकिन जो आप अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हो उसको अगर आप 1.86 से अगर फेंकोगे ना तो तभी सारे के सारे दे नहीं पाएगा वो, है ना, क्योंकि बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन के चक्कर में पार्टिकल के पास कुछ कुछ एनर्जी तो बचेगी ना। तो ऑब्वियस बात है बेटा उस एनर्जी में ज्यादा दे के आनी पड़ेगी, और इस केस में ऑफ कोर्स हम कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ेगी। एक बेटा मैं छोटी सी ट्रिक बेटा यहाँ पर आपको और बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी है कि आप है ना जब भी बेटा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर करना चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज मॉड ऑफ क्यू इंटू 1 प्लस मास ऑफ वो वाला पार्टिकल जिसको आपने फेंका है।
मास ऑफ द बेटा पी लिख दूं, पी मतलब बेटा प्रोजेक्टाइल जिसको बेटा आपने फेंका है, और नीचे बेटा मा एम एस लिख दूं, एस मतलब बेटा क्या, स्टेशनरी, जो स्टेशनरी था। यहां पर बेटा फेंका किसको था, अल्फा पार्टिकल को। एस मतलब बेटा क्या आ गया था आपके पास, एस कौन सा बेटा, जो स्टेशनरी, स्टेशनरी कौन सा आपका, नाइट्रोजन। बेटा इससे भी करोगे तो बेटा आपका आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। हालांकि बेटा ये वाला फॉर्मूला खुद थ्योरी से बना सकते हैं बेटा, जो मैंने कभी भी सिखाई है। सारा मामला समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अगला सवाल करें, नेक्स्ट इज मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन तो देखो है। हालांकि मैं इसकी एम्बिग्यूटी के पीछे नहीं जाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा कंफ्यूज कर दूंगा। रेदर आई विल मेक द स्टेटमेंट द वे द आंसर कम्स, है ना, जिस तरह से बड़ा आंसर जो आईआईटी ने दिए वो आंसर लाने के लिए क्या क्या आर्गुमेंट्स देने में एग्जैक्टली उसी तरह सारी सारी बात बोलूंगा। एंड मैं इसके अलावा बेटा बात बोल सकता हूँ, बट है ना, उससे हो सकता है कि आप थोड़े से और ज्यादा कंफ्यूज हो और आंसर मैच भी ना करे। ऑल्दो मैं जो बात मैं सोच रहा था दैट वुड हैव बीन मोर लॉजिकल, बट ठीक है बेटा, मुझे तो कई बार बच्चों को ये भी तो सिखाना पड़ता है कि आंसर्स कैसे लेने लेके आना है, या फिर बेटा आईआईटी वाले जिस तरह सोचते हैं वैसे उनको एग्जैक्टली सोचना कैसे। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन a nucleus can be affected by the pairwise coulombic repulsion। पहली बात तो ना बाइंडिंग एनर्जी का अर्थ समझ जाओ। न्यूक्लियॉन्स जो है वो आपस में जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके अट्रैक्टिव फोर्स के कारण बैठे हैं। अगर मुझे उनको दूर ले जाना है तो मुझे कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएं, दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। Assume that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of a proton is EP, ऊपर बड़ा P लगा रखा है तो प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी है, एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज EN, बड़ा ऊपर N लगा रखा है। Which of the following statement is are correct? बड़ा मुझसे पूछ रहे कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट गलत है। मैं ऑफ कोर्स बेटा मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस पढ़ता हूं, तो बेटा पहले बोल रखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z इनटू z-1, बेटा z ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर। ये जो बड़ा डिफरेंस है ये एक ही पावर जो मास नंबर है उसके किस पावर के प्रोपोर्शनल आएगा। ऑफ कोर्स बेटा जैसे मास नंबर आ गया तो कुछ ना कुछ रेडियस से रिलेशन रहेगा, ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, रेडियस या वॉल्यूम टाइप कुछ आना चाहिए। ep माइनस en पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये सोचना, तो पता कर रहे हैं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। एंड जो ये ep है बड़ा ये इंक्रीज करेगा जैसे बड़ा बीटा माइनस डीके होगा, और सॉरी बीटा प्लस डीके होगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा, तो ये हमसे पूछ रखा है। तो हमें ऑफ कोर्स बड़ा पहले ये सोचना पड़ेगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वो न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की अलग अलग क्यों है, और उसने अलग अलग क्यों है इसके पीछे कारण देखो दे रखा है। जैसे लेट्स से कि मेरे पास ये कोई न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन। ये जो न्यूट्रॉन है इस पर इस न्यूट्रॉन का, इस प्रोटॉन का, इस प्रोटॉन का एट्रैक्टिव फोर्स है, तो इस पर कुल मिलाकर अच्छा खासा एट्रैक्टिव फोर्स है, बड़ा सारा एट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रोटॉन की अगर बात करूं, अगर मैं इस प्रोटॉन की अगर बात करूं तो इस प्रोटॉन पर ये वाला न्यूट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला जो न्यूट्रॉन है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स की तरह के कारण तो अट्रैक्ट कर रहा है, और ऑफ कोर्स बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से वो रिपेल कर रहा है, isn't it? उसने बोल भी तो रखा है कूलम्बिक रिपल्शन भी तो होंगे। तो ऑब्वियस बात है कि इस न्यूट्रॉन पर जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होंगे, और इस प्रोटॉन पर एट्रैक्टिव फोर्स बड़ा ऑब्वियस बात है कम होंगे, क्योंकि रिपल्शन तो है इसके ऊपर। तो ऑब्वियस बात है कि इस प्रोटॉन को इस न्यूक्लियस से निकालना आसान होगा, तो कम एनर्जी देने पर ही ये आपका जो प्रोटॉन है ये बाहर भाग जाएगा। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन की जो बड़ा बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होगी, और न्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। न्यूट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसे बाहर निकालने के लिए, बिकॉज उस पर एट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। प्रोटॉन को निकालना इसलिए आसान है क्योंकि एट्रैक्टिव तो है ही है, उसके साथ साथ उस पर रिपल्सिव फोर्सेस भी तो हैं कूलम्बिक वाले, है ना, तो उसको निकालना आसान है। तो इसका ईएन बड़ा है और बड़ा ऑफ कोर्स ईपी छोटा है, ये छोटा है बड़ा, सॉरी बड़ा ई एन बड़ा है और ई बी बड़ा आपका छोटा है, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए। ऑफ कोर्स सी इज रॉन्ग, सी गलत, ठीक है। अब मुझसे पूछ रखा है कि यार इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसकी प्रोपोर्शनलिटी किसके बराबर है। बेटा पहली बात तो ये कि ना ये जो मेरे पास ईपी माइनस ई है नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव तो आएगा, लेकिन वो नेगेटिव में जो वैल्यू होगी ना वो किसके प्रोपोर्शनल है ये सोचते हैं, समझो इस बात को। तो कोई भी समझदार बच्चा होगा ना वो बोलेगा कि सर इस न्यूट्रॉन की का जो क्या कहते हैं कुलम जो बाइंडिंग एनर्जी है और जो प्रोटॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण तो सेम ही होंगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेस है ना वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करते।
तो इस न्यूट्रॉन पर बाकी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ने जो फोर्स लगाया हो, या फिर प्रोटॉन ने जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में फोर्स लगाया हो, तो सेम ही आएंगे। तो इसका मतलब ये कि बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है उसके अंदर जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। तो इट मींस दैट कि मेरे पास ये जो बड़ा ईपी माइनस ईएन जो वैल्यू आएगी ना वो नेगेटिव तो आएगी, लेकिन ये जो वैल्यू होगी ना इसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका होगा? इसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ही होगा, या फिर बेटा एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण बेटा जो आपके पास एक तरीके से बाइंडिंग एनर्जी आएगी ना वही होगा, है कि नहीं? और वो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी वो हम हल्का फुल्का लिख सकते हैं, है ना? हमें एग्जैक्ट तो नहीं लिखना, और एग्जैक्ट नहीं लिखना ये भी ऑप्शन से पता लग रहा है। ऑप्शन बेटा मुझे थोड़ी बोल रहा है कि एक्सप्रेशन लिखो, वो तो कह रहा है कि बताओ उससे एक्सप्रेशन में कुछ कुछ आएगा कैसे। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टाइप लिखनी है। तो बड़ा मान लो कि मेरे पास लेट्स से कि ये एक प्रोटॉन है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका चार्ज ई मल्टीप्लाइड बाई बाकी सब की वजह से यहां पर पोटेंशियल। बेटा कितने चार्ज हैं बाकी? बेटा Z-1 चार्ज है, उनकी वजह से बड़ा पोटेंशियल आएगा Z-1 इंटू ई अपॉन समथिंग समथिंग ऑफ आर। ये जो आर है ये एग्जैक्ट आर नहीं आएगा, मैं ये नहीं कर रहा एग्जैक्ट आर आएगा, लेकिन क्योंकि बेटा कोई आर मतलब बेटा ऑफ कोर्स रेडियस, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ आर। मुझे वो कांस्टेंट नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि न्यूक्लियस जितना बड़ा होगा बेटा ऑफ कोर्स ये जो आर डिस्टेंसेस होंगी ये उतनी बड़ी होंगी, न्यूक्लियस जितना छोटा बड़ा होगा ये डिस्टेंस उतनी कम होंगी। सो आई एग्जैक्टली नॉट डोंट नो कि ये मेरे पास के कितना होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि सम कांस्टेंट टाइम्स आपके पास आर इस तरह कोई ना कोई एक्सप्रेशन बन जाएगा, इजंट इट? लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रोटॉन का हुआ। ऐसे मेरे पास कितने प्रोटॉन हैं? बेटा मेरे पास Z प्रोटॉन है। मेरे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोटॉन्स हैं उनके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स। ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। आई होप दैट्स ओके। और यही बड़ा उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू बड़ा व्हाट? इट इज प्रोपोर्शनल टू ऑफ कोर्स Z इंटू Z-1। सो इट सीम्स करेक्ट टू मी। बेटा मुझे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लग रहा है। अगला वाला बच्चा बोल देगा कि सर ये बी वाला ऑप्शन कैसे चेक करेंगे? बट कर लेंगे। मुझे पता है कि ए के साथ जो मेरे पास मास नंबर है उसके साथ कैसे मैनेज करना है। मुझे इस तरह से पता है कि मेरे पास ये जो डिफरेंस आया था बेटा, जो मेरे पास डिफरेंस आया था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आया था। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो ईपी माइनस ईएन आया है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और आर मेरे बच्चे जानते हैं कि दैट इज इक्वल टू व्हाट? आई थिंक आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। तो हम बड़े आराम से ऐसे कह सकते हैं कि ईपी माइनस ईएन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1/3। सो इट सीम्स दैट कि बी ऑप्शन ऑल्सो सीम्स टू बी फाइन। लास्ट ऑप्शन जो प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी ना उसकी बात कर रहा है, सिर्फ प्रोटॉन की। अब डिफरेंस की बात नहीं कर रहा है, प्रोटॉन की बात कर रहा है। इंक्रीजेस इफ न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा डिके एमिटिंग पॉजिट्रॉन। बेटा पॉजिट्रॉन कब निकलता है? मेरा बच्चा बोलेगा सर पॉजिट्रॉन तो तब निकलता है, पॉजिट्रॉन तो तब निकलता है जब हमारा प्रोटॉन जो है बेटा, जब हमारा प्रोटॉन जो है ना वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्लस साथ साथ में कोई पॉजिट्रॉन निकलता है। हालांकि बेटा पॉजिट्रॉन के साथ एक न्यूट्रिनो और निकलता है। तो कुल मिलाकर बीटा प्लस डीके में जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है उसमें प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन। बेटा प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कम हो रही है। प्रोटॉन की बेटा अगर संख्या कम हो रही है तो ऑब्वियस बात है, बेटा ऑब्वियस बात है कि इस प्रोटॉन पर जो रिपल्शन लग रहा था बेटा वो उतना ही कम हो गया। भाई पहले लेट से कि 10 प्रोटॉन इसको रिपेल कर रहे थे, अब सिर्फ वो 9 प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब इस पर रिपल्शन कम हो गया। इस पर रिपल्शन कम हो गया तो जो एट्रैक्टिव फोर्स था ना जिसके कारण हम बाइंडिंग एनर्जी सोच रहे थे वो एट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। और अगर एट्रैक्टिव फोर्स अगर बढ़ गया तो इसको निकालना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो गया। और अगर इसको निकालना मुश्किल हो गया इट मींस दैट कि ईपी हमारा इंक्रीज हो गया। सो इट सीम्स दैट कि बेटा आपका जो डी ऑप्शन है इट इज ऑल्सो करेक्ट। मेरे ख्याल से बेटा सारी बात समझ में आ गई होगी। तो आंसर मेरे पास कौन से हो गए? आंसर हो गए ए, बी एंड डी। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट इज काफी आसान सवाल है। इन ए रेडियोएक्टिव डिके चेन रिएक्शन थोरियम जो है बेटा वो PO214 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा माइनस पार्टिकल। तो चार्ज और मास बैलेंस करने से बड़ा आंसर आ जाएगा। ये थोरियम बेटा ये बेटा ये PO214 ये बेटा अल्फा पार्टिकल, मेरे पास ये आपका इलेक्ट्रॉन।
अगर मैं चार्ज को अगर बैलेंस करूं तो मैं बड़े आराम से ऐसे कहता हूं। अच्छा, मैंने अल्फा पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा n1 मान लिए और इलेक्ट्रॉन की मैंने n2 मान ली। तो 90 शुड बी इक्वल टू 84 प्लस 2 टाइम्स n1 प्लस -1 टाइम्स n। मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई है 2n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 6। ऊपर अगर मास बैलेंस करूंगा तो मेरे पास जाएगा, क्या आ जाएगा, 230 शुड बी इक्वल टू 214 प्लस बेटा 4 टाइम्स ऑफ n1 एंड 0 टाइम्स ऑफ n2, तो लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स n1 इज इक्वल्स टू 16। तो n1 कितना आ गया, 4 आ गया, n1 आ गया 4। n1 को जैसे बेटा मैंने यहां पर रखा, मेरे पास ये 8 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 6, तो n2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। मुझसे पूछा है अल्फा पार्टिकल और जो बीटा माइनस पार्टिकल है उनके नंबर्स का रेशियो पूछा है, तो 4/2 पूछा है। 4/2 इज ऑब्वियसली, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। काफी आसान सवाल है, बस सवाल थोड़ा बड़ा है, ठीक है। वो तो बड़ा ठीक है, बस बच्चा सवाल करते ही पता लग जाता है उसको, किया ना, बस सवाल पढ़ते ही पता चलता है करना क्या है, पर थोड़ा टाइम लग सकता है ना, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ सकता है। मैं आपको बड़ा एग्जैक्टली सोचना है, मैं सिखाता हूँ। लिस्ट 1 शोज डिफरेंट रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस, और लिस्ट 2 के अंदर पॉसिबल एमिटेड पार्टिकल्स दे रखे हैं। जैसे लिस्ट 1 में यूरेनियम जो है बेटा पीए में कन्वर्ट हो रहा है, लेड बेटा लेड के ही किसी दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट हो रहा है, बेटा टीएल जो पीबी में कन्वर्ट हो रहा है, बेटा पीए जो आरए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होने के साथ साथ बेटा कोई ना कोई बीटा प्लस पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल, या फिर बेटा कोई ना कोई अल्फा पार्टिकल निकल रहा होगा। बीटा प्लस, बीटा माइनस और अल्फा पार्टिकल ही निकल रहा है, ये कैसे पता लगा, ये वाले ऑप्शंस पढ़ के पता लग गया। किसी में बीटा प्लस लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है, बीटा माइनस लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझसे पूछे कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, कितने बीटा प्लस निकल रहे हैं, कितना बीटा माइनस निकल रहे हैं। तो अब इसमें ये इस तरह के बेटा, ठीक है, मैच दो कलम इन सवालों के अंदर खूब सारे पूछे, और ये मैच दो कलम ऑफ कोर्स जो जनरल मैच दो कलम होते हैं उनसे आसान होते हैं, क्योंकि ये मैच दो कलम एससीक्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसमें अगर मान लो 2 या 3 भी अगर अपने ऑप्शन अगर मैच कर गए तो हमें एक्चुअल एससीक्यू का आंसर पता लग जाता है। एनीवेज, अब सबसे पहले बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन क्या आएगा, उसके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आएगा कि सर ये इसमें कन्वर्ट होते वक्त अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, चलो तो मान लेता हूं। अब लेकिन बीटा प्लस निकाल रहा है, बीटा माइनस निकाल रहा है, तो सर क्या मुझे दोनों केसेस सोल्व करने पड़ेंगे? तो मेरा आंसर है नहीं, आप किसी एक केस से सोल्व कर लो। मैंने क्या कर दिया कि मैंने जैसे यूरेनियम जो है ना वो बेटा पीए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस अल्फा पार्टिकल भी निकाल रहा है और बीटा प्लस भी निकाल रहा है। अल्फा पार्टिकल लेट से उसने n1 एमिट किए, और जो बीटा प्लस पार्टिकल है वो लेट से उसने n2 निकाले। तो आप बोलोगे सर इसको सोल्व करते करते है ना, मुझे आपने तो मान लिया कि इसमें बीटा प्लस डीके है कि नहीं, और मान लो सर बीटा माइनस डीके हुआ तो क्या होगा? जरा दिमाग लगाओ कि अगर बीटा माइनस डीके होता तो यहां पर माइनस आ जाता, और अगर यहां पर अगर माइनस आता तो सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क पड़ता है कि मैं जो सोल्व कर रहा हूं और उस आंसर में सिर्फ और सिर्फ n2 की वैल्यू का फर्क आता। मेरा n2 अगर मान लो कि नेगेटिव आ गया, इस बात का मतलब यह है कि यहां पर माइनस प्लस 1 की जगह -1 होगा, और -1 होने का मतलब क्या है कि बीटा प्लस नहीं बीटा माइनस डी के है, इजंट इट? अगर ये वाली बात क्लिक अगर कर गए ना तो कोई केस वेस बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप तो सिर्फ और सिर्फ बीटा प्लस डी की मान के सोल्व कर लो। कभी अगर मान लो कि n2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, n1 तो पॉजिटिव आएगा, n2 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब बीटा माइनस डी के है कि नहीं? या फिर बीटा माइनस मान के सोल्व कर लो, और अगर मान लो कि n2 के नेगेटिव आ जाए तो वो समझ आना कि बीटा प्लस डी के, तो बड़ा आराम से अपना काम बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर, है ना, अगर मैं यहाँ पर बेटा मासेस और चार्जेस को अगर बैलेंस करूं, तो सबसे पहले बेटा चार्ज को बैलेंस करने पर 92 शुड बी इक्वल टू 91 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n1 प्लस बेटा n2। यहां से बेटा मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई है, 2 टाइम्स n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन बड़ा ऊपर से 238 शुड बी इक्वल टू 234 प्लस 4 टाइम्स n1 प्लस बेटा 0। यहां से बेटा मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ n1 इज इक्वल्स टू बेटा क्या 4। इसको सॉल्व करते बेटा n1 की वैल्यू कितनी आ गई है 1। n1 की वैल्यू को जैसे मैंने 1 रखा, बेटा n2 की वैल्यू आ गई है -1। इसको बेटा जैसे मैंने 1 रखा, बेटा n2 कितना आ गया -1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आंसर पे आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा पार्टिकल तो निकला है एक, और n2 की वैल्यू -1 आ गई है, इसका मतलब बीटा प्लस डीके नहीं है, बीटा माइनस डीके है कि नहीं? इसका मतलब बीटा माइनस डीके है, और बीटा माइनस डीके में एक बीटा माइनस पार्टिकल निकला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा माइनस पार्टिकल। बेटा कोई ना कोई ऑप्शन चेक करना, ये रहा मेरे ख्याल से, एक अल्फा पार्टिकल एक बीटा माइनस पार्टिकल। इसका मतलब पी जो है बेटा वो 4 के साथ मैच करना चाहिए।
पी जो बेटा वो फोर्थ के साथ अगर मैच करना चाहिए, इसका मतलब बेटा नीचे वाले दोनों ऑप्शन पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस को पढ़ने की बेटा आपको आवश्यकता है। अब बेटा एक बात और मजे की बात देखना, आर वाला ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आर में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। सिर्फ और सिर्फ क्यू और एस सॉल्व कर लो, और क्यू और एस में सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्व कर लो, बाकी बेटा अपने आप सारे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी तो पता है ना कि जैसे कि अपन एक काम करते हैं कि लेट से क्यू सॉल्व करते हैं। बेटा मेरे पास ये क्यू में मेरे पास लेड जो है बेटा, वो लेड के दूसरे किसी आइसोटोप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बेटा मैं काम करता हूँ, नीचे बेटा चार्ज को बैलेंस करता हूँ, तो 82 शुड बी इक्वल टू 82 प्लस बेटा मैंने मान लिया n1 इंटू 2 प्लस बेटा n2 इंटू, तो यहां से बेटा मेरे पास आ गया 2 टाइम्स n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बड़ा ऊपर बैलेंस करना, 214 शुड बी इक्वल टू 210 प्लस 4 टाइम्स n1। बड़ा यहां से मेरे पास n1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई। सो बेटा n1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई। n1 की बेटा वैल्यू अगर 1 आ गई है तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई है, -2 आ गई। -2 आने का मतलब क्या है कि बीटा माइनस पार्टिकल निकल रहा है, बीटा प्लस पार्टिकल नहीं निकल रहा। इसका मतलब एक तो आपका अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, क्योंकि मेरा n1 1 आ गया, और n2 की वैल्यू -2 आ गई। इसका मतलब 2 पार्टिकल निकल रहे हैं बीटा माइनस। बेटा देखना, एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा माइनस पार्टिकल, 2 बीटा, हाँ बेटा ये रहा जो Q है बेटा, इसके साथ मैच करना चाहिए। सॉरी बेटा, ये तो 3 लिखा हुआ है, सॉरी। कहाँ बेटा, 2 बीटा माइनस पार्टिकल, हाँ। Q जो है बेटा वो 3 के साथ मैच करना चाहिए, Q शुड मैच विथ 3। 2 बीटा माइनस पार्टिकल और एक अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब बेटा Q अगर 3 के साथ अगर मैच करना चाहिए तो इसका ए ऑप्शन सीम्स गुड टू। ये ऑप्शन बेटा हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा ठीक है, मैं तो आपको बेटा सवाल कराने के लिए थोड़ी बैठा था, तो चीजें सिखाने के लिए बैठा था। तो बेटा प्लीज आप आर और एस भी सॉल्व कर लेना। बेटा आर और एस मैंने इक्वेशंस यहाँ पर लिख रखी है, आप बेटा आराम से सॉल्व कर लेना। पक्की बात है कि जो आर होगा बेटा वो 2 से मैच करेगा, और जो एस होगा बेटा वो पक्की बात है कि 1 से मैच करेगा। इतना आसान है कि बेटा मैं सोच रहा हूँ कि मैं से छोड़ देता हूँ, आप ही कर लेना। ठीक है, यही बेटा इकलौता सवाल छोड़ा मैंने, आंसर निकाल लिया, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि बेटा बहुत ही ज्यादा ट्रिवियल हो गया था ना। आगे चलते हैं बेटा। In a radioactive decay process, the activity is defined as minus dN by dt. Of course, we know it very well, where Nt is the number of the radioactive nuclei at any time t. Uh, Two radioactive sources S1 and S2 have same activity at t is equals to 0. ये S1 है, ये S2 है। t is equals to 0 पर इसकी एक्टिविटी भी A0 है, इसकी एक्टिविटी भी A0 है। At a later time, the activity of S1 and S2 are A1 and A2. किसी टाइम t पर इसकी एक्टिविटी A1 हो गई है और इसकी एक्टिविटी A2 हो गई है। When S1 and S2 have just completed their third and seventh half life, इसकी 3 हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है और इसकी 7 हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझसे क्या पूछा है, इनका रेशियो पूछा है A1:A2। एक्सट्रीमली इजी। A1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनिशियल एक्टिविटी अपॉन 2 रेज टू पावर कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है। A2 की अगर बात करूं तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्टिविटी अपॉन कितनी, 2 रेज टू पावर कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है। बेटा मुझे A1 अपॉन A2 पूछा है, A1 अपॉन A2 अगर पूछा है, आई थिंक 2 रेज टू पावर 7 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, आई थिंक दिस कम्स आउट विद 2 रेज टू पावर 4। 2 रेज टू पावर 4 इज बेटा व्हाट, आई थिंक 16। आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल करते हैं। काफी बढ़िया सवाल है, सवाल अच्छा है, लेकिन अगेन जैसा बेटा मैं कह रहा था कि जो लेटेस्ट पैटर्न के अंदर कई बार इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं कि ना, मैच तो कलम होता है लेकिन उसको एससीक्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस कारण से सवाल अच्छा होने के बावजूद कुछ ज्यादा ही आसान हो जाता है। ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है। ऑल्दो मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि आगे आने वाले सवालों के अंदर भी इसी पैटर्न पे सवाल पूछेंगे। हो सकता है कि बड़ा वो मैट्रिक्स मैच में खुद ही पूछ लें कि बताओ ये कौन से वाले से मैच करेगा, बिल्कुल इस तरह से पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगेन इस तरह का अगर सवाल आता है तो बड़ा उस पर अटैक करना चाहिए। मैच द कॉलम इन एससीक्यू, इजीएस्ट ऑफ ऑल, इवन इजियर देन एससीक्यू। ठीक है, सिंपल एससीक्यू से आसान ये वाला एससीक्यू। बड़ा लिस्ट वन में बड़ा कोई एनर्जी है और उसकी जेड के साथ डिपेंडेंस बता रखी है, और लिस्ट टू में कोई ना कोई फेनोमेनन बता रखा है। ठीक है, और कौन सा मैच करेगा बेटा, हमें ऐसा करना चाहिए। ऑल बेटा सही बात तो ये कि फेनोमेनन से एनर्जी अपन को डिस्कस करनी चाहिए ना, कि इस फेनोमेनन में क्या होगा, इस फेनोमेनन में क्या होगा ना, तो हमें वैसे करना चाहिए ना। तो चलिए सोचते हैं ना, पहले अपन एक काम करते हैं, एक एक करके बेटा सारा सारा अपन पढ़ने की बार कोशिश करते हैं कि किसमें बेटा क्या क्या कैसे कैसे। एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स है,
बट तुम समझते हो ना मैं लिस्ट 2 क्यों पढ़ रहा हूं? लिस्ट 1 में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ऐसे एक नंबर दे रखा है, उससे ये पता करना है कि कौन सा प्रोसेस होगा। ये तो मुश्किल है ना, प्रोसेस से एनर्जी का जेड का डिपेंडेंस निकालना आसान है, तो ऑफकोर्स मैं इसको पहले रीड करूंगा ना, ऑब्वियसली। एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, पता नहीं मेरे बच्चों को याद है नहीं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है ए टाइम्स जेड माइनस वन। तो फ्रीक्वेंसी बड़ा ऑफ कोर्स जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स जेड माइनस वन, तो का स्क्वायर। तो एनर्जी बड़ा मेरे पास आ जाएगी एच इंटू एफ, तो दैट इज एच इंटू ए स्क्वायर इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। इसका मतलब वन जो होगा ना वो पक्की बात है कि बेटा एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वन का स्क्वायर होना चाहिए, तो वन मस्ट मैच विथ क्यू। बड़ा वन जो है ना बड़ा वो पक्की बात है कि बड़ा क्यू के साथ मैच करना चाहिए। रूट एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, बड़ा वन जो है बड़ा पक्की बात है कि क्यू के साथ मैच करना चाहिए। बड़ा ऑप्शंस पढ़ो, बड़ा वन किस में क्यू के साथ मैच कर रहा है? बेटा मेरे ख्याल से वन बेटा क्यू के साथ सिर्फ एक में ही मैच कर रहा है। किसमें बेटा? सी में। और किस में? तो बेटा मेरे ख्याल से वन क्यू के साथ मैच कर ही नहीं रहा। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम बाकी ऑप्शंस ना पढ़ें, तब भी हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि आंसर शुड बी सी, इजंट इट? ठीक है, बट फिर भी मैं बेटा आपके लिए सारे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नाउ electrostatic part of nuclear binding energy of the stable nuclei with mass number in the range 30 to 170। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये तो बड़ा वही हमारा 2022 वाला सवाल हो गया बड़ा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था वही वाला सवाल तो हो गया। बाइंडिंग एनर्जी का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो पार्ट था उसकी एनर्जी बेटा याद करो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इंटू जेड माइनस वन के आसपास बेटा आपके पास आया था एक्सप्रेशन, जेड इंटू जेड माइनस वन वाला। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रिक वाला जो पोर्शन है बेटा दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई थिंक जेड इंटू जेड माइनस वन। सो टू मस्ट मैच विथ आर, बेटा आर जो होगा वो टू के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, हालांकि बेटा हमारा आंसर आ चुका है कि सी है, मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। हालांकि कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये वाला फैक्ट मेरे को याद नहीं था, टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। बेटा आर वाला छोड़ दो, बाकी पढ़ लो। ये तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन मैच द कॉलम का है, इसमें और ऑप्शन से बेटा तुम आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे, बेटा जो हमारा कंटिन्यूअस एक्सरे है उसकी एनर्जी की बेटा बात कर रखी है। बेटा एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे, बेटा मेरे ख्याल से कंटिन्यूअस एक्सरे की जो एनर्जी है बेटा वो तो है ना, मतलब डिफरेंट केस में डिफरेंट आएगी। कंटिन्यूअस एक्सरे जो है ना बेटा उसकी एनर्जी तो मैं क्या बताऊं, उसकी एनर्जी तो बेटा एक मिनिमम मैक्सिमम वाली जो एनर्जी है ना वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ जेड रहती है, लेकिन उसके अलावा बेटा बहुत सारी एनर्जी निकलती है तो उसका कोई फंक्शन ही नहीं है। तो इट सीम्स नॉट फाइन टू मी, मुझे ऐसा इसका जेड के साथ कोई डिपेंडेंस मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्टेबल न्यूक्लियर बिटवीन 30 टू 170। बेटा मुझसे पूछा गया है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन 30 से 70, पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं। बेटा ग्राफ कुछ कुछ ऐसा हुआ करता था, 30 से 170 के बीच अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे मीडियम वाले न्यूक्लियंस हुआ करते थे, और इनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन लगभग लगभग सेम से ही रहा करती थी। यहां पर कम, यहां पर कम, यहां बेटा लगभग लगभग सेम से ही रहा करती थी। तो आई थिंक दैट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, तो 4 मस्ट मैच विथ एस। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम में एक जगह से दूसरी जगह तक जब आता है तो जो डेल्टा ई होता है दैट इज बेटा ऑफ कोर्स E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू जेड स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। ऑफ कोर्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर। तो 5 मस्ट मैच विथ पी, बेटा 5 मस्ट मैच विथ पी, बड़ा आंसर कम्स आउट टू बी योर सी। तो सी ऑप्शन बड़ा आपका बड़े आराम से सही हो गया। किसी बच्चे को बड़ा अगर मान लो कि ये वाला ऑप्शन ना भी आता हो, ये वाला ऑप्शन ना भी आता हो, इवन ये वाला ऑप्शन भी ना आता हो, सिर्फ और सिर्फ पहला और अगर पांचवा आता हो, ये तो हर बच्चे को आता होगा। जिस बच्चे ने हल्का फुल्का बेटा मॉडर्न फिजिक्स मान लो सॉल्व भी नहीं कर रखा, सिर्फ और सिर्फ क्लास में सुन भी रखा है, वो भी बेटा 1 और 5 तो सोल्व कर ही लेगा, और 1 और 5 सोल्व करते हमारा बड़े आराम से ये एडवांस का मैच तो कलम वाला सिंगल स्क्वायर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सवाल इसलिए सोल्व हो पा रहा है क्योंकि सवाल का टाइप आसान। ठीक है, अदरवाइज बेटा ये वाला फैक्ट तो याद करना मुश्किल था ना यार, जो हमारे पास बेटा 2022 वाला सवाल था ना उसका फैक्ट याद करना मुश्किल था। ठीक है,
सवाल का जो आंसर उसको फैक्ट थोड़ी याद कर लेंगे, वो सवाल था बेटा, कोई फैक्ट होता। लेकिन इससे एक चीज और प्रूव होती है, इसका मतलब जेई एडवांस जो पुराने वाले जो साल के जो सवाल है ना, उनको रिपीट करता है कि नहीं बेटा? किसी बच्चे ने बेटा अगर ये वाला सवाल अगर किया तो ऑफकोर्स उसने 2022 वाला पेपर किया होगा, तो ये बेटा उसने ऑब्वियस बात है कि 2025 के अंदर वाला सवाल कर लिया खड़ाक से, है ना? हालांकि ना भी आता तो भी कर लेगा, ठीक है। एनी केस, a freshly prepared sample of radioisotope of half life 1386 seconds have activity 10 raised to power 3 dps। ठीक है बेटा, मेरे पास कोई सैंपल है, उसकी हाफ लाइफ भी दे रखी है और उसके बेटा मुझे डीपीएस भी दे रखी है, उसका डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड मुझे दे रखा है। द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट विल डिके इन फर्स्ट 80 सेकंड्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल। तो मेरे पास ये कोई बेटा ए है, लगातार बी के अंदर टूट रहा है, इसके एन नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल है, कुछ समय बाद बेटा इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे एन नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। मुझसे क्या क्या पूछ रखा है, पहले 80 सेकंड के अंदर कितना फ्रैक्शन जो होगा वो बेटा इसके टूट जाएंगे, द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल नंबर दैट विल डिके। तो बेटा ऑब्वियस बात है कि अभी शुरुआत में तो एन नॉट थे, अब आपके एन नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी है, तो जो डिके हो गए उनकी संख्या कितनी है, दिस माइनस दिस। इतने शुरुआत में थे, अब टी टाइम बाद आपके इतने बचे, जो टूट गए जो डिके हो गए उनकी संख्या ये। फ्रैक्शन पूछा है तो एन नॉट से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज पूछा हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया 1 माइनस ई रेस टू पावर बेटा माइनस लैम्डा इंटू टी। लैम्डा इंटू टी बेटा मुझे निकालना चाहिए, बेटा लैम्डा इंटू टी बेटा मुझे निकालना चाहिए। बेटा लैम्डा अगर बेटा देखो तो बेटा लैम्डा इज ऑब्वियस बात है बेटा ln 2 अपॉन बेटा हाफ लाइफ, आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट 0.693 अपॉन बेटा 1386। सो 1 माइनस ई रेस टू पावर बेटा माइनस लेमडा इंटू टी। बेटा लेमडा कितना है, माइनस 0.693 अपॉन बेटा 1386 मल्टीपल बाय टाइम बेटा कितना है 80। ठीक है, दिस इज कूल। बेटा एक काम करना, मैं ना बेटा यहां पर बेटा मैं ऐसे लगा दो 3-0। बेटा ये ध्यान से देख लो बेटा, इसका जस्ट बेटा आपका ये डबल है बेटा, मेरे पास ये आपका 40 है, एक जीरो से बेटा एक जीरो आपके पास कैंसिल हो गया, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 0.04। ई रेस टू पावर बेटा माइनस 0.04 निकालना इतना मुश्किल काम तो बेटा है नहीं। ई रेस टू पावर एक्स को बेटा हम नियरली 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, अगर एक्स की बेटा वैल्यू 1 के मुकाबले बेटा काफी छोटी हो तो बेटा इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 1 माइनस बेटा बोलना ई रेस टू पावर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बेटा, प्लस यहाँ बेटा समझ गया ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये वन तो बेटा ये वाला वन है ना, और ये ई रेस टू पावर बेटा माइनस 0.04 मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस बेटा आई थिंक 0.96 बेटा, इसकी जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई है 0.96। 1 माइनस 0.96 इज बेटा ऑफ कोर्स व्हाट इज 0.04। तो आंसर शुड बेटा व्हाट 0.04। परसेंटेज पूछा होता तो 4%, अदरवाइज बेटा 0.04। बेटा वाली कैलकुलेशन समझ में आ गया ना कि ई रेस टू पावर माइनस 0.04 को अपन ऐसे कैसे लिखते हैं ना। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं। ये बेटा शायद 2013 का कॉम्प्रिहेंशन है, इस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 2 सवाल है शायद, एंड बिल्कुल सिंपल मतलब वैल्यूज पुट करने वाला और एकदम फ्लैट सा सवाल है, जोड़ भाग गुणा भाग के अलावा बेटा कोई कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा। एंड हाँ वैल्यूज बेटा थोड़ी गंदी गंदी दे रखी है, एंड वो तो बेटा ठीक है, कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट करोगे ना जी एडवांस का सवाल। कॉम्प्रिहेंशन की जो लैंग्वेज है ना उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसकी जरूरत है, इसमें बेटा वही सब बातें लिखी हुई हैं जो हमें थ्योरी में पहले से पता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से सवाल होगा, है ना, सीधा सवाल पढ़ने से भी सवाल हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में नई बात नहीं लिखी, जो बातें हमें पहले से पता है, जो कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता है सिर्फ वही लिखे हैं। बट आपके लिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज less than the masses of the masses of the protons and neutrons collectively, we know it very well, and the difference is known as mass defect, है ना? The energy equivalent to the corresponding mass difference is known as binding energy of the nucleus, ठीक है, of course we know it very well, और इस इंफॉर्मेशन को यूज भी नहीं है सवाल के अंदर ना। A heavy nucleus of mass of m breaks into two light nuclei m1 and m2 if m1 plus m2 is less than m। हाँ ये वाली इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, लेकिन वाली इंफॉर्मेशन में पता ही है कि एक हैवियर न्यूक्लियर, मान लो कि 2 न्यूक्लियर में अगर टूटता है वो तभी टूटेगा जब इन दोनों का कलेक्टिवली जो मास होगा वो इसके मास से छोटा हो, एंड दैट मास डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। उसको अगर मैं सी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो उससे मेरे पास क्यू वैल्यू सवाल की आ जाती है। ठीक है,
और रिएक्शन अपने आप सिर्फ तभी होगा जब मास डिफेक्ट आपका पॉजिटिव हो और क्यू वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो। जैसे नेगेटिव होंगे बड़ा फिर रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, उस तरह की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। इसका उल्टा बोल रखा है, इफ द टू लाइट न्यूक्लियाई M3 एंड M4 अंडरगोज कंप्लीट फ्यूजन एंड फॉर्म्स ए हेवी न्यूक्लियाई ऑफ M डैश, तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब M3 और M4 का जो मास है ना वो M डैश से ज्यादा हो। दो लाइटर न्यूक्लियाई जुड़कर अगर बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे तो तभी बनाएंगे जब इन दोनों का मिलाकर जो मास है ना वो इससे ज्यादा हो, मतलब रिएक्शन में हल्का सा मास गायब होना चाहिए। कुल की बात ये, और जो मास गायब होगा वो एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट होता है। अगेन डेल्टा एम जो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एंड डेल्टा एम इज ऑलवेज मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट। कुल मिलाकर बड़ा बात ये कि डेल्टा एम मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, चाहे वो जुड़ रहे हो चाहे टूट रहे हैं। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होगी। ये वाली बात बड़ा ठीक है, हमें पहले से पता भी है। नाउ ये बेटा कुछ मासेस दे रखे हैं और इनकी बेटा वैल्यूज जो हो दोनों कॉम्प्रिहेंशन में कहीं ना कहीं काम आ सकती है। अब पहला सवाल क्या है, काइनेटिक एनर्जी बेटा किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर पूछ रखी है अल्फा पार्टिकल की, जब बेटा PO 210 जो है जो कि रेस्ट पे था उसका अल्फा डिके होता है। मैंने बेटा कैलकुलेशन आपके लिए पहले से कर रखी है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बेटा ये PO है, ये अल्फा डिके अगर करेगा तो लेड 206 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बेटा मैंने मास को बैलेंस करके, ये बेटा 4 है तो ये 206, और बेटा लेड 206 का मास बेटा मैं सवाल के अंदर दे रखा है, और PO 210 का मास भी मैं सवाल के अंदर दे रखा है। ऑफ कोर्स बेटा हमारा जो अल्फा पार्टिकल है जो हीलियम है उसका मास भी मैं सवाल के अंदर दे रखा है। सबसे पहले बड़ा ऑफ कोर्स हम उस पूरी की पूरी रिएक्शन के अंदर मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट विल बी इसका मास माइनस इन दोनों का मास। बेटा वैल्यू थोड़ी सी गंदी गंदी थी तो मैंने सटाक से बेटा आंसर निकाल दिया कि मास डिफेक्ट 0.005818 हमारे पास मास डिफेक्ट आ गया। ऑफ कोर्स बेटा मास डिफेक्ट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब रिएक्शन हमारी अपने आप हो रही है। मुझे तो बड़ा काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मुझे इसके लिए हीट, मुझे उसके लिए क्यू वैल्यू चाहिए। क्यू वैल्यू के लिए बड़ा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, बड़ा यहाँ पर सी स्क्वायर या फिर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना वो भी मुझे सवाल के अंदर दे रखा है 932। मतलब इसने ऐसा मुझे बोल रखा है कि एक एएमयू अगर गायब होगा तो 932 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी आएगी। तो इतने एएमयू अगर मास गायब होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी बेटा, 232 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास एनर्जी आ गई 5.422376 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी लिबरेट होने वाली है। लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी अल्फा पार्टिकल तो यूज कर नहीं रहा, कुछ एनर्जी बेटा ऑफ कोर्स आपका जो लेड होगा वो भी यूज करेगा, कुछ बेटा आपका अल्फा पार्टिकल यूज करेगा। तो पीओ रेस्ट पे था, ये बेटा टूटा दो पार्ट्स के अंदर, अल्फा पार्टिकल इधर गया लेड इधर गया, है ना। और कुछ काइनेटिक एनर्जी इसके पास और कुछ काइनेटिक एनर्जी इसके पास। ये काइनेटिक एनर्जीज मैं कई बार बड़ा डिराइव कर चुका हूं आपके लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो कहानी क्या है कि आपके पास के अल्फा प्लस के ऑफ लेड जो होगा ये आपके क्यू वैल्यू के बराबर होंगे क्योंकि कोई फोटोन वोटोन तो निकल नहीं रहा। और दूसरी बात के अल्फा और के लेड इसका जो रेशियो होगा वो मास ऑफ लेड और बड़ा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इस रेशियो के बराबर होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। इन दोनों इक्वेशन से हम बड़ा आराम से ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी मास ऑफ लेड अपॉन मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ लेड इनटू बेटा क्यू वैल्यू। मास ऑफ लेड बेटा 206 है, मास ऑफ अल्फा और मास ऑफ लेड बेटा मिला के ऑफ कोर्स 210 है, और क्यू वैल्यू बेटा हमने पहले से निकाल रखी है। बेटा मेरे पास 5.319 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एग्जैक्टली आ रही है। हालांकि बेटा इसके आगे भी डेसिमल्स है, बट इसके आगे बेटा और वैल्यूज है, बट मैंने कैलकुलेटर सब कुछ सोल्व किया बेटा, इसके आगे वैल्यूज तो मैंने सिर्फ इतनी लिख रखी है। इसको मैं किलो इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 5319 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हमारा बेटा मेरे ख्याल से ए ऑप्शन है, और एग्जैक्टली बेटा ए ऑप्शन हमारा अच्छे से मैच हो रहा है। ठीक, सिर्फ वो बेटा मैंने आपके लिए कैलकुलेशन कर रखी थी बेटा, वो तो बहुत ही आसान थी ना, इसलिए आगे चलते बेटा। अगला सवाल क्या कर रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, बेटा चार अलग अलग स्टेटमेंट लिख रखे हैं और पूछा है कौन सा करेक्ट है। द न्यूक्लियस 3Li6 कैन एमिट एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, 6Li3 सॉरी बेटा Li6 अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है 2He4, तो साथ साथ में बेटा नीचे 1 ऊपर बेटा 2, तो बेटा ऑफ कोर्स ये आपका हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी मुझसे ये पूछा है, होगी या नहीं होगी अगर ये पता करना है तो आप बेटा क्या करो, इस पूरी पूरी रिएक्शन का डेल्टा एम निकाल। अगेन बेटा डेल्टा एम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसका मास माइनस इन दोनों का मास। बेटा अगेन मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, बेटा चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। बेटा जो लिथियम है उसका मास हमें सवाल के अंदर दे रखा है, बेटा अल्फा हीलियम का मास मुझे दे रखा है, बेटा हाइड्रोजन का मास मुझे सवाल के अंदर दे रखा है, सारे मासेस बेटा अपन को दे रखे हैं। जैसे बेटा मैंने मासेस की बेटा वैल्यू लिखी, मेरे पास डेल्टा एम की वैल्यू नेगेटिव आ गई।
डेल्टा एम की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इस बात का मतलब यह है कि डेल्टा क्यू भी आपका नेगेटिव आ गया। डेल्टा क्यू बड़ा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, आपको कोई ना कोई अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ये तो कह रहा है कि रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब बड़ा हम मान के चलेंगे रिएक्शन नहीं हो रही है। रिएक्शन होने के लिए डेल्टा क्यू आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारी पहली वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बेटा पीओ 210 84 कैन एमिट ए प्रोटॉन, बेटा इसकी रिएक्शन मैंने लिख दी। पीओ 210 अगर एक प्रोटॉन निकाल रहा है तो बेटा ठीक है, बेटा 1H1, तो बेटा मैंने इसको बैलेंस करने के लिए बेटा यहां पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात को, मैं फिर से बेटा 84 पीओ 210, ये बेटा अपने अंदर से एक प्रोटॉन निकाल रहा है, बेटा 1H1, बेटा प्रोटॉन 1H1। यहां बेटा मैंने 1H2 क्यों लिखा पता ना, बेटा मुझे इसमें मासेस बैलेंस करने थे, तो बेटा यहां पर आपका ना ड्यूटेरियम निकला है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, है ना, मैं बैलेंस करूंगा ना, ऐसे रैंडम थोड़ी लिखूंगा, है ना। और ऑफ कोर्स बेटा अगर मैं यहां पर अगर 1H1 निकालूंगा तो बेटा नीचे बेटा मेरे पास यहां पर 83 आ जाएगी, ऊपर बेटा 209 आ जाएगा। बेटा नीचे 83 और ऊपर 209, बेटा कौन बन रखा है, बेटा आपका बिस्मथ बन रखा है, और सवाल के अंदर बिस्मथ का बड़ा मास भी आपको सवाल के अंदर दे रखा है, तो कोई इशू नहीं है, बड़ा बड़ा आराम से हम काम कर लेंगे। फिर से डेल्टा एम निकाल लो, डेल्टा एम निकालना तो इसके मास में से इन दोनों का मास माइनस कर दो। बेटा जैसे मैंने इन दोनों का मास माइनस किया, बेटा तीनों के बेटा मासेस दे रखे थे, अगेन बेटा डेल्टा एम मेरे पास नेगेटिव आया, डेल्टा एम नेगेटिव आएगा तो डेल्टा क्यू नेगेटिव आएगा, और डेल्टा क्यू अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब बेटा ये वाली रिएक्शन तो आपकी नहीं होगी, नहीं होगी, बेटा क्वेश्चन मार्क लगा दो। सी अच्छा है बेटा, सी अच्छा है। ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल मिलकर एक फ्यूजन कर रहे हैं, कंप्लीट फ्यूजन कर रहे हैं। रिएक्शन लिखता हूं, ड्यूट्रॉन 1H2 प्लस अल्फा पार्टिकल 2He4, बेटा नीचे बैलेंस करना, बेटा क्या आ जाएगा 3, ऊपर बेटा बैलेंस करना क्या आ जाएगा 6, बेटा नीचे 3 ऊपर 6, बेटा कौन है लिथियम। अगेन बेटा डेल्टा एम निकाल लो और पता कर लो बेटा डेल्टा एम पॉजिटिव है नेगेटिव है, सारी वैल्यूज बेटा सवाल के अंदर दे रखी है। कोई बहुत ही स्मार्ट सा बच्चा होगा, बहुत ज्यादा स्मार्ट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी अगर समझदार बच्चा होगा बोलेगा कि सर चिंता मत करो, पक्की बात है कि इसका डेल्टा एम पॉजिटिव आएगा। मैंने पूछा कैसे, बोलेगा देखो सर ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, इसमें ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, इसमें ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये तो इस रिएक्शन का उल्टा ही तो हुआ। और अगर इस रिएक्शन का अगर उल्टा हुआ तो ऑब्वियस बात है कि इसका डेल्टा एम अगर नेगेटिव आया तो इसका एग्जैक्टली उतना ही डेल्टा एम पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। तो बेटा फिर भी मैंने आपके लिए कैलकुलेशन कर रखी है, बेटा कोई बच्चा बिल्कुल फेयर में करना चाहे तो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, मैंने बेटा की है कैलकुलेशन, ठीक है। और इसका डेल्टा एम बेटा जितना नेगेटिव में आया है इस रिएक्शन का उतना ही डेल्टा एम बेटा तेरे पास पॉजिटिव में है। डेल्टा एम की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा क्यू आपका पॉजिटिव है, और इसका मतलब बेटा रिएक्शन आराम से अपने आप आपके पास हो रही है, एंड सी ऑफ कोर्स कम्स आउट टू बी करेक्ट। बेटा लास्ट वाला बेटा जिंक और बेटा एसी जो है ना बेटा उनका फ्यूजन हो रखा है, बेटा अगेन आप बैलेंस करना चाहो बेटा बैलेंस कर सकते हो, 30 जिंक 70 प्लस बेटा एसई 34 82, कंप्लीट फ्यूजन है बेटा, और कुछ तो निकल नहीं रहा बेटा, ऊपर तो बेटा मेरे ख्याल से 152 आ जाएगा बेटा, नीचे बेटा मेरे ख्याल से 64 आ जाएगा बेटा, नीचे 64 ऊपर बेटा 152, आई थिंक बेटा मेरे पास ये क्या आ गया जीडी आ गया। सबके मासेस बेटा मुझे बेटा ये जीडी बेटा सबके मासेस मुझे दे रखे हैं। अगेन मैं डेल्टा एम निकालना, इसका मास प्लस इसका मास माइनस इसका मास, बेटा जैसे आप निकालोगे, मैं बेटा अगेन वैल्यूज लिख रखी है बेटा, जैसे आप निकालोगे डेल्टा एम बेटा आपका नेगेटिव आएगा, डेल्टा एम बेटा नेगेटिव आएगा तो बेटा ऑफ कोर्स ये वाली रिएक्शन आपके पास नहीं होगी। हालांकि लास्ट वाला बेटा चेक करने की जरूरत वैसे थी नहीं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन था कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, तो बेटा ऑफ कोर्स जब सी आंसर आ चुका तो डी थोड़ी चेक करेंगे, है ना। बट ठीक है फिर भी बेटा आप तो जब घर में प्रैक्टिस करो तो सारे काम करोगे ना। ठीक, आगे चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल बेटा, है ना। ये शायद बेटा 2013 का सवाल है, काफी ज्यादा आसान सवाल है बेटा। लिस्ट 1 के अंदर बेटा कोई न्यूक्लियर प्रोसेस दे रखा है, और लिस्ट 2 ये बेटा न्यूक्लियर प्रोसेस दे रखा है, और लिस्ट 2 के अंदर बेटा पेरेंट न्यूक्लियाई दे रखे हैं, एंड वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, और एंड प्रोडक्ट में वन ऑफ द प्रोडक्ट दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा। दूसरा बेटा हम चार्ज और मास बैलेंस करने से कर लेंगे। फिर बेटा मुझे इन दोनों को मैच कराना है, कराता हूं। 8 7 बेटा यहां पर 1 आ जाएगा बेटा, ऊपर 15 तो ऊपर बेटा क्या आ जाएगा 0, नीचे 1 ऊपर 0, तो बेटा ऊपर 0 मतलब मास 0,
तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि प्रोटॉन नहीं हो सकता, कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा या बेटा पॉजिट्रॉन होगा। नीचे बेटा +1 है तो ऑफकोर्स बेटा क्या होगा, पॉजिट्रॉन होगा, तो ये बीटा प्लस डी है, पक्की बात है। हालांकि मेरा सवाल बेटा यही बन जाएगा, बट मैं फिर भी सारे सोल्व कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। मेरा सवाल थोड़ा बन गया है बट मैं कर रहा हूं सोल्व। ऊपर 238 है बेटा, यहाँ पर 234 है तो ऊपर बेटा 4 आ गया यहाँ पे। ये 92 है बेटा, ये 90 है तो नीचे बेटा 2 है, नीचे 2 ऊपर 4 बेटा, ऑफ कोर्स दिस इज अल्फा पार्टिकल या फिर हीलियम। बेटा मेरा सवाल बन गया, मैं अभी मैच कराना चाहूँ मैच करा दूंगा, बट ठीक है कर रहे हैं ना बेटा। ये भी बिस्मथ बेटा 184 बेटा ऊपर 1, नीचे बेटा 83, इधर 82 बेटा यहाँ पर 1, ऊपर 1 नीचे 1 तो बेटा ऑफ कोर्स ये आपका 1H1 या बेटा ठीक है प्रोटॉन। बेटा यहाँ पर 239 बेटा, यहाँ पर आपका 140 तो बेटा यहाँ पर बेटा 239 बेटा, यहाँ पर 40 बेटा, यहाँ पर आपके पास ऑफ कोर्स क्या आएगा, -1 आएगा। और बेटा -1 क्या आएगा बेटा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा आएगा 239 140 92 बेटा 7 7 8 37 बेटा, ऊपर भी बेटा मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 99 बेटा, मुझे पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है चलेगा ना। हाँ चलेगा। ये क्या निकल रहा है, बीटा प्लस पार्टिकल निकल रहा है, इसका मतलब ये Q जो है बेटा 1 के साथ मैच करना चाहिए बेटा, Q जो है ना वो 1 के साथ मैच करना चाहिए। जैसे Q 1 के साथ मैच किया बेटा, हमारा आंसर C तो वही फिक्स हो गया था, मैं नीचे वाले ना पढ़ता तब भी चल जाता, बट चलो मैं और कर लेता हूँ सॉल्व। बेटा यहां पर क्या निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो जो 2 है बेटा ऑफ कोर्स वो आपका अल्फा डीके है, 2 मस्ट मैच विथ P बेटा, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। बेटा यहां पर क्या निकल रहा है बेटा, आपके पास प्रोटॉन निकल रहा है बेटा, प्रोटॉन अगर निकल रहा है, प्रोटॉन का एमिशन हो रहा है बेटा, 3 मस्ट मैच विथ S बेटा, 3 मस्ट मैच विथ S। लास्ट बेटा क्या है, ये बेटा कोई भारी पार्टिकल है, ये बेटा दो हल्के हल्के पार्टिकल्स में टूट रहे हैं, तो फिजन लग रहा है सिंपल वाला बेटा, फिजन जैसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ बेटा ऑप्शन है 4 मस्ट मैच विथ R बेटा, 4 मस्ट मैच विथ R। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, मैं तो आपको सिखाने के लिए बेटा मैंने पूरा सब कुछ सोल्व किया, फिर ऑप्शंस पढ़ने स्टार्ट किए। आप एक्चुअल जे के अंदर बेटा पहला ही सवाल करके एक बार चेक कर लिया करो, आपको बिल्कुल पहले वाले ऑप्शन को मतलब इस वन रिएक्शन को सोल्व करते लगेगा मैंने बिल्कुल परफेक्टली सोल्व किया है बेटा, फिर ऑप्शंस चेक कर लिया करो, तो थोड़ा सा ना आप काफी सारी चीजें एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है बच्चों, आज बेटा अपने न्यूक्लियर फिजिक्स का आधा पार्ट निपटा है, मेरे ख्याल से बेटा अपन आधा पार्ट अगली क्लास में निपटाते हैं। मैं एक ही क्लास में बेटा सारा सारा पार्ट निपटा सकता हूँ, लेकिन आपका अटेंशन स्पैन जो है वो काफी कम हो चुका है, इसलिए बेटा मैं दो दो क्लासेस में इसको निपटाता हूँ। ठीक है चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, और बेटा जो चैप्टर्स होंगे मैं फटाफट निपटा दूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय।